हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, शेयर मार्केट का ज्ञान और टिप्स। आप प्लीज़, आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि करूँगा कि जो जितने भी शेयर्स हैं, चाहे कि वो ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स हैं, जो ग्रोथ पोटेंशियल वाले शेयर्स हैं, वही लेके आऊँ। मैं मैं अपनी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, मैं मैं एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट काम करता हूँ, जहाँ पर मेरा यही काम होता है कि कंपनीज के वायबिलिटी को देखना, उसको स्टडी करना, नंबर्स को स्टडी करना, ग्रोथ पोटेंशियल को एनालाइज करना, वो फैक्टर्स जहाँ पर कंपनी प्रॉब्लम में रहती है, या तो डेब्ट में डिफॉल्ट कर रही है, या तो फिर ग्रोथ में कहीं इशू आ रहा है, उसमें वर्किंग कैपिटल के चैलेंजेस हैं, और कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है कंपनी को। हम अपनी तरफ से एनालाइज करके उनको हम सामने रखते हैं मैनेजमेंट के सामने, और मैनेजमेंट उसको डिसाइड करता है कि वी शुड गो फॉरवर्ड और नॉट गो फॉरवर्ड। और इसीलिए मैंने अपना जो एनालिटिकल स्किल है उसको मार्केट में यूज़ करने करके, हम जो कैसे शेयर को एनालाइज करना है और कैसे फाइंड करना है मल्टी बैगर शेयर, जहाँ पर अपने को एटलीस्ट साल में 40% रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, अदरवाइज मतलब नहीं रहेगा शेयर मार्केट में आने का। तो मैं आपके सामने आज एक छोटी सी कंपनी लेके आया हूँ, SPML इंफ्रा लिमिटेड। इसमें मेरे को कोई इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहा आपको मैं, क्योंकि ये एक हाई रिस्क कंपनी है, और ये कंपनी आज के डेट में डेट पे डिफॉल्ट करती हुई कंपनी है। पर इसके फंडामेंटल इंटरेस्टिंग है, इसके लिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एनुअल रिपोर्ट में भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जो कि चेयरमैन ने और उनके डायरेक्टर्स ने जो कमेंट्री की है, हमने उसको उसके हिसाब से उसको सारी चीज़ों को इनपुट में रखते हुए हम इन्वेस्ट करने के लिए आगे क्या करना है, करना है कि नहीं करना है, हम डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए, आपको मैं पहले दिखाता हूँ। शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है 43.2 रुपीज़ है, और शेयर लास्ट ट्रेडिंग डे में 5% का सर्किट लगा हुआ है इस पे। और ये कंपनी लिस्टेड है NSE BSE दोनों में। ओके। और इसके बाद अगर अपन देखेंगे तो कंपनी का फैक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर कंपनी करती क्या है। कंपनी SPML Infra is engaged in business of infrastructure development, which includes water management, water infrastructure development, wastewater treatment, power generation, transmission and distribution, solid waste management and other civil active infrastructures. Now, इसमें जो मेन है कंपनी का, वो कंपनी वाटर रिसोर्सेज पे काम करती है और वाटर सप्लाई पे काम करती है। और इनकी कंपनी की जो आप देखेंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी, कंपनी हैज इंस्टॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर टू 50 million people. It has laid down 10,000 kilometer of pipeline up to 3,000 mm in a diameter across the cities and town of India. So इसका काफी नेटवर्क फैला हुआ है। पावर में के लिए इसने इट हैज इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ऑफ 4,000 मेगावाट। नाउ, कंपनी के पास रिसोर्सेज है, डेवलप मीन्स बिजनेस के लिए। कंपनी बिजनेस के बारे में सोच सकती है, क्योंकि वो ग्रो कर सकती है। पर उसका जो मेन डीलिंग होता है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे ही डीलिंग होता है। इसके लिए कंपनी का जो हमेशा डेब्ट का प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगा, क्योंकि कंपनी के पास जो सप्लाई, जब कंपनी किसके लिए काम कर रही है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है। तो यहाँ पर डेटर्स कौन है, जहाँ से पैसा आना है, वो गवर्नमेंट वाले हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां पर पैसा लेट आता है बहुत। इस चक्कर में कंपनी हैज टू फेस लिक्विडिटी क्राइसिस शॉर्ट टर्म के लिए। तो कंपनी का ऑलरेडी डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग हो चुका है, जहां पर कंपनी ने अपने शेयर्स को बढ़ाया को का इसमें डिफॉल्ट रिपेमेंट ऑफ डेट्स ऑब्लिगेशन अमाउंटिंग टू 744 करोड़। इट हैज टोटल बोरिंग ऑफ 1812 as of March 2022. So, as part of the restructuring, the promoter of company has diluted their share in the company to the extent of principal of proportionate losses shared by the so यहाँ पर प्रोमोटर्स अपना लॉस शेयर करने के लिए शेयर्स को डाइल्यूट किए हुए हैं। पर अपन आगे चलते हैं, फिर आगे इसके अपन एक बारी फंडामेंटल चेक करते हैं। कंपनी भी बहुत स्मॉल कैप कंपनी है, 212 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। शेयर प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा आपका। बुक वैल्यू 75 रुपीज़ है, और इसके अगेंस्ट में करंट मार्केट प्राइस 43 है। यहाँ पर दिखता है कि आपके बुक वैल्यू से कम है, विच इज़ वन इंटरेस्टिंग फैक्टर। स्टॉक का पीई बहुत हाई है, बिकॉज कंपनी का जो ईपीएस है वो बहुत कम है। ईपीएस इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली स्टॉक का पीई भी इंप्रूव होगा, क्योंकि स्टॉक का पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग, अर्निंग पर शेयर। तो शेयर का प्राइस अगेंस्ट अर्निंग पर शेयर कितना है। तो अर्निंग कम रहेगा तो डेफिनेटली ऊपर क्या है, आपका प्राइस है, price will be higher. So that is the reason why EPS is very high.
जो कि आगे प्रॉफिट में आएगा तो ऑटोमेटिकली ईपीएस भी कम हो जाएगा आपका, ये आपका पीई कम हो जाएगा। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 40% की है जो कि बढ़ी हुई है, हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्लस परसेंटेज 30% है, माने कि जो कंपनी गवर्नमेंट ने जहाँ से भी कंपनी ने जहाँ से भी लोन लिया है अपने खुद के शेयर्स को प्लेज रखा हुआ है, क्योंकि 40% शेयर है, यू कैन अंडरस्टैंड 30% प्लेज किया हुआ है इसके अगेंस्ट में। तो कंपनी का ऊपर डेट जो है 5.12 टाइम्स है अगेंस्ट द इक्विटी, माने इक्विटी एक है तो 5 टाइम्स डेट्स है उसके अगेंस्ट में। पर आप देखेंगे डेट इज वेरी हाई डेट्स, और जो आइडियली डेट का सिनेरियो होता है 0.5 का होना चाहिए, मींस डेट शुड नॉट बी मोर देन 0.5, यहाँ पर 5 टाइम्स है विच इज अ वेरी हैवी डेट। करंट रेशियो कंपनी का 1:1 है, जो कि करंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट में ओके है, मतलब कि ये ऐसा इस कंपनी के हिसाब से करंट रेशियो इज ओके, वी कैन से कंपेयर टू द डेट इक्विटी जो कंडीशन है, कंपनी के पास एटलीस्ट इतना करंट एसेट्स है जिसके अगेंस्ट में करंट लाइबिलिटीज को सर्व कर सकती है वो। आगे जाते हैं, हम इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। क्वार्टरली में अगर देखें तो क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिख रहा है अपने को, हुआ है, दिसंबर क्वार्टर से भी जंप किया है लास्ट, और उसके बाद लास्ट ईयर मार्च से भी डबल हो गया है सेल्स। इसी तरीके से अगर देखेंगे तो प्रॉफिट जो है अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट बनाया है कंपेयर टू मार्च 2020, मैंने कि पिछले 2 सालों में 3 सालों में अभी तक हाईएस्ट प्रॉफिट इन्होंने बनाया है। इसके लिए ये कंपनी इंटरेस्टिंग हो गई है, मतलब कि क्या कंपनी में अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि कंपनी के पास काफी हाथ में काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो उनको मिले हैं, उनकी ऑर्डर बुक स्ट्रांग है। अगर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो डेफिनेटली उनको शेयर जो सेल्स में ग्रोथ रहेगा ही रहेगा फ्यूचर में। इसी तरीके से अगर अपन एक बारी एनुअल परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं ईयरली में, तो ईयरली देखे तो सेल्स में एटलीस्ट ऐसा जंप नहीं दिखा है आपको, सेल में गिरावट ही दिखी है, पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए हैं। प्रॉफिट मार्जिन के चक्कर में इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ गया है, तो तो ऐसा इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है, पर प्रॉफिट आ रहा है क्योंकि इनका कॉस्टिंग कम हुआ होगा, कोई खर्चे कम हुए होंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हुआ होगा, इसके लिए प्रॉफिट बढ़ा है। पर एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस के लिए प्रॉफिट मेन होता है, जिससे वो अपने रिजर्व बढ़ाती है या फिर डेब्ट्स को सर्विसिंग करती है, डेब्ट्स को पेमेंट करती है। इसके लिए प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में 2500 करोड़ का जो डेट्स जो इनके ऑर्डर बुक हाथ में है वो ऑर्डर का काम करेंगे साल भर में खत्म, तो यहाँ पर सेल्स भी है वो डबल हो सकती है डेफिनेटली। इसी तरीके से अगर अपन एक बार इनकी बैलेंस शीट रिव्यू करते हैं, क्यों है प्रॉब्लम कहाँ है, वी कैन सी। तो बोरोइंग अगर अपन देखें तो मेन प्रॉब्लम बोरोइंग का है। बोरोइंग इनकी 1800 करोड़ से थी, जो कि उन्होंने कुछ कम किया है प्रॉफिट के चक्कर में, जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है और रिपेमेंट किया है इन्हें थोड़ा बहुत, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा तो डेट्स कम किया है इन्हें। पर इनके अगर आप देखेंगे तो रिजर्व थोड़े बड़े हैं। उसके बाद अगर अपन उसके अगेंस्ट में देखें तो डेट्स के अगेंस्ट में रिसीवेबल बहुत है, जो कि दिखाता है कि कंपनी को कस्टमर से बहुत पैसा लेना है, कस्टमर गवर्नमेंट है, पैसा आने में टाइम लगेगा ना। कंपनी कैसे उसको मैनेज करती है कि वो कंपनी पर डिपेंड करता है। अगर कंपनी के मैनेजमेंट ने इसको मैनेज कर लिया तो दे कैन रिपे द डेट, बिकॉज अगर अपन देखें तो 1200 करोड़ के तो ट्रेड रिसीवेबल्स ही है। अगर ये क्लियर होता है तो डेट्स बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके अगेंस्ट में अदर एसेट्स के अंदर ऊपर भी काफी एसेट्स बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ से भी कुछ पैसा निकलेगा, रिलीज होगा, तो वो अगर मैनेजमेंट एफर्ट लगाए तो ये से डेट्स को क्लियर कर सकती है। ठीक है, अगर तो आई थिंक कि ये इतनी खराब बैलेंस शीट नहीं है, क्योंकि यहाँ चीजें दिख रही है कि हो सकती हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमको देखना है कि मैनेजमेंट का क्या ओवरव्यू है और ये है क्या, इसमें ऐसा क्या नंबर्स के पीछे छुपा हुआ है जो कि हमको ब्रेक करना पड़ेगा फ्रॉम द commentary of the management. Let us go to further. Now, let us go to chairman message on the annual report. इनमें इन्होंने साफ साफ बताया है कि कंपनी हैज रिसीव्ड द arbitration award of 712 crore in favor out of which 287 crore is already deposited in an escrow account. माने कि इनको 712 करोड़ में से 287 करोड़ का पैसा ऑलरेडी इनको मिल चुका है। तो कंपनी ने ऑलरेडी फाइल किया है कंस्ट्रक्शन के जो क्लेम्स है टू द ट्यून ऑफ 3500 करोड़, एंड फर्दर प्लानिंग टू फाइल अनदर 2000 करोड़ क्लेम्स। मतलब कि 5500 का क्लेम फाइल कर रही है। इसमें से अगर आधा भी मिल गया तो पूरा डेट्स भी क्लियर हो जाएगा और बैलेंस शीट भी इंप्रूव हो जाएगी इनकी, आप सोचिए। तो मतलब कहीं ना कहीं गुंजाइश है, मतलब कि ये कंपनी वापस कम बैक कर सकती है। अगर अपन देखें तो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर बुक 2500 करोड़ का इनको ऑर्डर बुक हाथ में है,
उनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है, तो डेफिनेटली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो तो कहीं नहीं जाने वाली। रेवेन्यूज उनको मिलती रही है, रेवेन्यूज इनकी आएगी वहां पर। और इनको डेट्स पे काम करने के लिए इनको अपने जो क्लेम्स हैं उस पर काम करना पड़ेगा। ये पैसा मिलेगा तो बैलेंस शीट इम्प्रूव होगी और उनकी जो करंट क्राइसिस चलती आ रही है वो निकल आएगी। तो ये आप शेयर इस प्राइस को अपन इस कंपनी को अपन देख सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करना है कि नहीं करना, ये मेरी कोई राय नहीं है, कोई सलाह नहीं है। खाली आपके लिए नॉलेज के लिए पर्पस के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हाई रिस्क है, आप भी एनालाइज कर सकते हैं। और ऐसी कंपनियों में क्या होता है कि जहाँ ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पर ज़्यादा रिवॉर्ड्स भी होता है। ये कंपनी ऑलरेडी अपने हाई, इनका जो कंपनी का हाई था वो हाई था 550 रुपीज़ का शेयर प्राइस में जा चुका था। आज वो 40 रुपये पे है ऑलरेडी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पोटेंशियल होगा वापस जाने में। पर ये जा सकती है नहीं जा सकती है, डिपेंड अपॉन द मैनेजमेंट। तो इफ मैनेजमेंट इज पॉजिटिव, मैनेजमेंट कुछ करता है, मैनेजमेंट हैज टू फाइंड सॉल्यूशन, डेट्स को पैसे कैसे रिकवर करें और कैसे लोन को रिपे करें, तो फिर ये कंपनी ऑब्वियसली करंट क्राइसिस से बाहर निकल सकती है। और कंपनी पैसे बनाएगी, कंपनी की कंडीशन इंप्रूव होगी, तो डेफिनेटली शेयर प्राइस में उसका इम्पैक्ट दिखेगा अपने को। और ऑलरेडी वॉल्यूम दिखना शुरू हो गया है। लोगों ने आई थिंक एनालाइज करना इस तरीके से एनालाइज किया है, या अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट को उन्होंने प्रॉपर्ली पढ़ा है, एनुअल रिपोर्ट को, वहां से काफी चीजें क्लैरिटी हुई है। अगर आप देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो उससे भी आपको विश्वास होता है कि शेयर होल्डर्स को कहीं ना कहीं, प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे विश्वास है, कम बैक करेगी। इसके लिए आप देखें तो कॉन्स्टेंटली उन्होंने धीरे धीरे पैसा बढ़ाया ही है, निकाला कहीं नहीं है। पिछले पिछले 3 सालों में पैसा निकला नहीं है बाहर। सिर्फ पैसे को उन्होंने उन्होंने खाली प्रमोटर्स ने इन्वेस्टमेंट ही किया है फ्यूचर के लिए। इसी 29.88% से बढ़ा के 40% तक उन्होंने शेयर होल्डिंग कर दिया है। इवन जो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट के जो म्यूचुअल फंड वगैरह हाउसेज हैं, वो भी शेयर में बने हुए हैं। और थोड़ा बहुत जीरो दिख रहा है एफआईए का, कुछ तो पैसा लगा हुआ है यहाँ पर डेफिनेटली। तो मेजर शेयर पब्लिक के पास है और प्रमोटर्स के कारण ने इम्प्रूव किया है। मे बी प्रमोटर आगे भी बढ़ा सकता है, उनको लगता है कि ये शेयर प्राइस कम है, कंपनी ग्रो करेगी। तो कंपनी इसलिए होप कर रही है, इसके लिए हम भी होप कर रहे हैं। इसके लिए हमने एनालाइज करते वक्त प्रमोटर होल्डिंग चेक करना बहुत जरूरी है। इससे हमको मालूम पड़ता है कि हमारी थॉट प्रोसेस राइट डायरेक्शन में चल रही है। तो शेयर प्राइस हमारा 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 भी जो एनालिसिस है वो राइट डायरेक्शन में चल रहा है। वी कैन कंफर्म फ्रॉम प्रमोटर शेयर होल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग। थैंक यू वेरी मच।